जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक होगा वह आपको बिहार एसएससी के एग्जाम से जुड़े हुए जो आपको टॉप 40 एमसीक्यू होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे और आपको प्रतिदिन जो है वो आपको ये जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है वो आपको मिलते रहेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो बिहार एसएससी में जो भी इसका सिलेबस है उसके आधार पे आपको सारे एमसीक्यू जो है आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं कि आपको शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेकिन शुरू करने से पहले जान लीजिए कि बिहार एसएससी के जो है आपको इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है वो लगभग आपको 11,000 आई है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए क्या है कि क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो आपको क्या है। देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो आपको कौन थे। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद है आपको राजकुमारी अमृता कौर। तो साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको राजकुमारी अमृता कौर। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि ये जो राजकुमारी अमृता कौर है यह आपको भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। तो यह आपको कौन सी मंत्री बनी थी? तो यह आपको स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और एक चीज इनके बारे में और याद रखिएगा कि एक ही विभाग में सर्वाधिक दिनों तक मंत्री केंद्रीय मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको राजकुमारी अमृता कौर के पास है। तो फिर यहाँ से देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में जरा सा याद रखेंगे कि इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अलावा इन्हें भारत का जो है वो आपको बिस्मार्क कहा जाता है। देशी राज्यों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और भारत के जो प्रथम जो थे गृह मंत्री थे। इसके अलावा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनको जो विशेष पहचान मिली थी वो आपको बारदोली सत्याग्रह से। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। विजया लक्ष्मी पंडित, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की ओर से पहली महिला जो राजदूत बनी थी वो आपको विजया लक्ष्मी पंडित। और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले क्या थे कि आपको शिक्षा मंत्री थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या कहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 11 नवंबर को जो होता है साथियों वो आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपको कब मनाए जाते हैं? तो क्या कहिएगा? 11 नवंबर को। किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे। लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं कि आपको 5 सितंबर मार देते थे। देखिए, तो 5 सितंबर को जो होते हैं ना वह आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के जो लेखक है वो आपको कौन है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है महेश भूपति, लिएंडर पेस, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जिन्हें हम लोग गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। और इन्हीं की जो आत्मकथा है वो है आपको प्लेइंग इट माई वे, ठीक है ना। इससे आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखेंगे, इसमें और भी खिलाड़ी दिए हुए हैं और ये खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, महेश भूपति और लिएंडर पेस जो है वो आपको टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लॉन टेनिस से ये जो है आपको जुड़े हुए हैं। तो इस बात को याद रखना है आपको। चलिए, उसके बाद जो है आपको कपिल देव, ये 1983 में वनडे के जो आपको क्रिकेट विश्व कप है, ठीक है ना, उसके जीतने वाले टीम के ये क्या थे कि आपको कैप्टन थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा लिएंडर पेस से, ठीक है ना। लिएंडर पेस जो है 1996 में क्या किए थे कि आपको ओलंपिक में, ठीक है ना, भारत की ओर से जो है आपको कोई पदक जो है वो आपको टेनिस की स्पर्धा में क्या किए थे कि आपको जीते हुए थे। तो 2 का सही आंसर सचिन तेंदुलकर। चलिए, अब हम चलते हैं 3 में क्या कर रहा है। देखिए, कह रहा है कि महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? ऑप्शन ए कह रहा है ऋतु संहार, शकुंतला, उसके बाद है मालविका अग्निमित्र, उसके बाद है मालती माधव। तो देखिए, तो मालती माधव जो है ना वो आपको भवभूति लिखा हुआ है। क्या है? भवभूति। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। बाकी इधर जो भी आप देख रहे हैं पुस्तक जो है, जैसे ऋतु संहार हो गया, ठीक है ना, शकुंतला हो गया, मालविका अग्नि मित्रम हो गया, इसके अलावा आपको और भी पुस्तक इन्होंने लिखे थे उसके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ठीक है ना।
रघुवंश हो गया, ये सब जो है कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया। और कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए महाकवि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जो है आपको जाना जाता। और कालिदास जो थे वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे कि आपको दरबारी थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि कालिदास जो थे संभवतः किसके दरबारी थे, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में जो है वो आपको विक्रमादित्य के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है, क्योंकि जितने राजाओं ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की उसमें जो सबसे प्रमुख विक्रमादित्य थे वे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इन्हीं के दरबार में जो है आपको रहने वाले जो है आपको एक कवि थे जिनका नाम है आपको कालिदास। और कालिदास की जो तुलना होती है वो आपको किससे होता है, तो कहेंगे आपको शेक्सपियर से, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि दबाव की जो एसआई इकाई है वो आपको क्या है, मतलब कि दबाव की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है आपको पास्कल, उसके बाद है एम्पियर, ओम, उसके बाद है वोल्ट। तो देखिए ये जो देख रहे हैं दबाव, इसकी जो एसआई इकाई होगी साथियों वो आपको पास्कल होगा। अगर पास्कल नहीं रहे तो न्यूटन प्रति क्या कहेंगे कि आपको मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 4, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंख फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर जो है आपको बीज नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए और ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्या है कि CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि शुरू का जो 10 प्रश्न है ना वो हम आपको क्या कहें कि जो CHSL के एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, उसमें के पूछे गए प्रश्नों को लाकर रखें ताकि आपको इसमें साइंस भी कुछ जो होंगे वो आपको पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 6 में क्या करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो साथियों राष्ट्रपति जो होते हैं अपना जो त्यागपत्र होते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को क्या करते हैं कि आपको सौंपते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात और आएगी कि अभी भारत के जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है। तो देखिए भारत के जो अभी राष्ट्रपति है वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये हमारे देश के पहले आदिवासी क्या है कि आपको राष्ट्रपति, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। उसके बाद है अभी जो उपराष्ट्रपति है वो आपको कौन है। तो देखिए उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो वे आपको हो जाएंगे जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। उसके बाद है साथियों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वे आपको कौन है। तो देखिए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपको DY चंद्रचूड़ है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। और DY चंद्रचूड़ जो है वो आपको कैमे मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए इनका क्रम के हिसाब से जो है वो आपको 50वां स्थान है, ठीक है ना। यानी कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो कि अभी वर्तमान में भी है। उपराष्ट्रपति कहेंगे अभी वर्तमान में तो ये आपको जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ जो है कैमे उपराष्ट्रपति है तो कहेंगे आपको 14 में। ये सब आपको याद रखना है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि राज्यसभा के अभी जो उपसभापति है वो आपको कौन है। तो देखिए इसके जो अभी उपसभापति है उसका भी आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा जो अभी सदन के नेता है, सदन के नेता का नाम भी आपको याद रखना है। सदन के नेता के अलावा साथियों एक चीज आपको और याद रखना है कि राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो आपको कौन है। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं उपसभापति अभी जो है आपको कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। याद रखना है आपको हरिवंश नारायण सिंह। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है राज्यसभा में जो सदन के नेता है वो आपको कौन है, तो ये आपको पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल है। उसके बाद साथियों विपक्ष के नेता जो है वो आपको मल्लिका अर्जुन खड़गे है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। और मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी के क्या है कि आपको अध्यक्ष भी है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ये सभी चीज आ सकते हैं। अब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो है वो आपको कौन है, ये भी तो पूछे जाएंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी वो आपको राजीव कुमार है। और एक चीज याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सबकी जो नियुक्ति करते हैं वे आपको कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और द्रौपदी मुर्मू किस क्रम के राष्ट्रपति है, तो कहेंगे आपको 15वें नंबर के ये आपको राष्ट्रपति है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है।
देखिए कह रहा है कि चेरियल स्क्रॉल्स, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। क्या है कि चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय में जो है किस भारतीय राज्य से? तो देखिए, तो इसका जो संबंध है ना साथियों, अभी वो आपको तेलंगाना से है, ठीक है ना। और तेलंगाना में मात्र एक जगह है, ठीक है ना, हैदराबाद। वहीं पर क्या होता है कि यह कला अभी भी जो है आपको जीवित है, ठीक है ना। तो इसमें जो होते हैं क्या? तो देखिए, तो इसमें जो होता है विभिन्न प्रकार के पौराणिक चित्र जो होते हैं वो आपको क्या किए जाते हैं कि आपको बनाए जाते हैं। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो ये सब आपको एसएससी के पूछे गए क्या है कि आपको प्रश्न है, और आगामी एग्जाम में इसके आने की क्या है कि आपको संभावना है। तो जहां भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके बताओगे, और इसमें सुधार की जो आवश्यकता हो, ठीक है ना, अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दे। चलिए अब हम चलते हैं 8 में क्या कह रहा है, सुनिए। तो साथियों 8 नंबर प्रश्न करा है कि टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको शिखर धवन हो जाएगा। तो शिखर धवन जो है 2018 में क्या किया था कि आपको अफगानिस्तान के खिलाफ आपको लंच से पहले ही क्या किया था कि आपको शतक जड़ दिया था, ठीक है ना। तो यह रिकॉर्ड जो है किसके पास है? शिखर धवन के पास। और शिखर धवन जो है आपको भारत के सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे, ठीक है ना। विराट कोहली इनका भी संबंध क्रिकेट से, ऋषभ पंत क्रिकेट से, पृथ्वी शॉ ये भी जो है आपको क्रिकेट से जुड़े क्या है कि आपको खिलाड़ी है। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कंठमाला रोग, उसके बाद है टाइफाइड, हेपेटाइटिस, उसके बाद है हैजा। तो देखिए, तो ये जो आपको कंठमाला है यह आपको क्या है कि जल जनित बीमारी नहीं है। और इसी कंठमाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको घेंघा के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, और यह आयोडीन की कमी से होती है। बाकी इधर जो देख रहे हैं टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, हैजा, ये सभी जो है वो आपको जल जनित बीमारी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपको ए, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 10 में क्या करा है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो देखिए, तब प्रतापगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो साथियों यह लड़ाई जो होती है 1659 ईस्वी में होती है, और इस युद्ध में जो मारे जाते हैं वो आपको अफजल खान, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि शिवाजी कौन थे? तो साथियों शिवाजी जो थे वो आपको मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और शिवाजी की जो मृत्यु होती है वो आपको 1680 में, और उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो आपको संभाजी बनते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो हम कहेंगे संभाजी। और संभाजी की हत्या जो होता है वो आपको 1689 ईस्वी में औरंगजेब जो है वो आपको करवा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या, डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत ताशकंद समझौते द्वारा हुआ था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को किसके बीच हुआ था? तो देखिए कह रहा है कि 1965 में सबसे पहले कि आपको एक भारत पाक क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का अंत जो है ताशकंद समझौते द्वारा हुआ था। तो कह रहा है कि यह ताशकंद समझौता जो है आपको 10 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। देखिए इसमें कई सारे प्रश्न जो है छिपे हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। किसके बीच हुआ था? तो साथियों ताशकंद समझौता जो है लाल बहादुर शास्त्री और आपको अयूब खां के बीच जो है वो आपको होता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और एक चीज याद रखिएगा कि रेल दुर्घटना के कारण नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले जो पहले रेल मंत्री थे वो आपको कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने क्या हुआ था कि 1956 में एक रेल दुर्घटना जो होती है आपको तमिलनाडु में होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपनी नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे देते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय ये जय जवान जय किसान का क्या करते हैं कि आपको नारा देते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु होती है वो आपको ताशकंद में होती है। और ताशकंद में कब होती है इनकी मृत्यु? तो 11 जनवरी 1966 को। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना, इन्हीं की मृत्यु होती है जब ये ताशकंद समझौता करने के लिए जाते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है आज भी रहस्य बनी हुई है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तो देखिए तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में क्या होता है कि आपको शिमला समझौता होता है साथियों। कब? तो वह आपको 1972 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। 3 जुलाई का वो दिन होता है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद यह समझौता होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में क्या होता है कि आपको पंचशील समझौता होता है।
तो यह पंचशील समझौता जो होता है साथियों, वो आपको कब होता है? तो देखिए, यह पंचशील समझौता आपको 29 अप्रैल 1954 को होता है, ठीक है ना। किस मुद्दे को लेकर? तो तिब्बत के मुद्दे को लेकर यह समझौता जो है वो आपको होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान नारी शक्ति बंधन अधिनियम में किया गया है। यह विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो साथियों, यह विधेयक जो है वो आपको 28वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 2023 में। और अभी आपको पता होगा कि संसद का जो विशेष सत्र आयोजित हुआ है उसी में इसको क्या किया गया था कि आपको लाया गया था। हालांकि यह विधेयक जो है आपको सबसे पहले राज्यसभा में क्या हुआ कि आपको पारित हुआ, उसके बाद जो है लोकसभा में भी इसे क्या है कि आपको पारित करा लिया गया। अब जो है यह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति जैसे ही अपनी स्वीकृति इस पर देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा कि यह विधेयक जो है वो आपको कानून में क्या हो जाएंगे कि आपको तब्दील हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके तहत आपको लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो आपको क्या होंगे कि महिलाओं को जो है वो आपको यानी लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है महिलाओं को जो है 1/3 जो है आपको आरक्षण दिए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा से इसका संबंध नहीं है, केवल किससे है? तो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उससे, और आपको दिल्ली की जो विधानसभा है उससे। तो यहाँ से एक बात आती है कि दिल्ली विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो ये भी बात याद रखिएगा कि दिल्ली विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपको 70 है। और दिल्ली में जो अभी सरकार है वो आपको आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी को जो पिछले चुनाव में जो वोट मिले थे वो आपको क्या मिले थे यह जान लीजिए। तो देखिए, तो टोटल 17 सीट पे जो चुनाव हुए थे इसमें से 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी और 3 सीटें जो है वो आपको भाजपा को मिली थी, ठीक है ना। तो ये सब भी पूछे जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जो आपको राज्य है, विधानसभा सीटों वाले राज्य, वो आपको उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपको कहाँ है? तो वो आपको सिक्किम में, जहां पर आपको 32 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि सबसे कम विधानसभा की जो सीटें है वह कहाँ है? तो कहेंगे आपको सिक्किम में। कितनी है? तो आपको 32 है। सबसे अधिक कहेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों विधानसभा की जो सीट है वो आपको 403 है। तो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बिहार में, ठीक है ना, क्योंकि बिहार एसएससी के एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार के बारे में भी याद रखिएगा। बिहार में जो लोकसभा की सीट है वो आपको 40 है। राज्यसभा की सीट पूछा जाएगा तो आपको 16 है। विधानसभा की जो सीट पूछा जाएगा तो वो आपको 243 है। और विधान परिषद का सीट पूछेंगे तो वह आपको ये विधान परिषद की जो सीट है वो आपको 75 है। क्या है? 75 है। तो यहाँ से जो सीट सब है उस सबको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा महिलाओं को जो आरक्षण मिलेंगे तो उस अधिनियम का नाम क्या है? तो कहेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है कि साथियों याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को क्या करेंगे और भी जान लेते हैं। देखिए, तो 13 नंबर में क्या कर रहा है चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो देखिए, तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या है कि उनकी कृति उर्वशी के लिए क्या है कि 1972 में जो है वो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो आपको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? तो साथियों यह आपको 1965 से दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपको जी शंकर ग्रुप थे। और भारत में पूछेंगे कि बताइए, मतलब भारत में ही दिए जाते हैं, पूछेंगे कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो वह है आपको सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें चिदम्बरा हेतु 1968 में मिला था। बाकी इधर जो देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, रणभंग, उर्वशी, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की ही क्या है कि आपको कृति है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या करा है? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था? तो देखिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1954 से जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वह आपको रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है 1959 में जो है वो आपको दिया गया था। तो इसे भी याद रखना है। बाकी इधर जो देख रहे हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ये सभी जो पुस्तकें हैं, ठीक है ना, वो आपको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही क्या किया गया कि आपको लिखा गया है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर में क्या करा है।
और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में आदि शंकराचार्य की क्या है कि आपको 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ क्या है कि वनशेष है, दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, ठीक है ना, इसका अनावरण जो है आपको मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में जो है वो आपको किया गया हाल फिलहाल में ही। किसके द्वारा? तो वहां के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको बी हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, केरल, ठीक है ना, तो केरल का एक लोक नृत्य है कथकली, इसे आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। गुजरात में है तो आपको डांडिया, क्या है? डांडिया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। उत्तराखंड, इसकी जो राजधानी है वो आपको देहरादून। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, और मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कथकली जिस प्रकार से केरल का लोक नृत्य है, उसी प्रकार से कथक के बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो कथक जो है वो आपको उत्तर प्रदेश का क्या है कि आपको लोक नृत्य है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको छऊ कहेंगे, तो छऊ जो है वो आपको पश्चिम बंगाल का क्या है कि आपको लोक नृत्य है, ठीक है ना। जट जटिन कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको बिहार का। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में क्या है कि कई प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको क्या है कि कला से भी पूछे गए हैं। तो सारे चीजों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। देखिए क्या कह रहा है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। देखिए, तो ये जो 19वें एशियाई खेल है ये अभी हाल में क्या है कि आपको शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभी इसका ईयर पूछा जाएगा तो वो आपको 2023 में, ठीक है ना। और कहाँ शुरू हुआ है यह जान लीजिए। तो यह आपको चीन का एक शहर है जिसका नाम है होंगझाऊ। क्या है? होंगझाऊ। इसी होंगझाऊ में जो है आपको क्या हुआ है कि आपको 19वें एशियाई खेल की शुरुआत हुई है। तो इस एशियाई खेल में क्या है कि आपको हॉकी की खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत सिंह और आपको जो मुक्केबाज है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है ना, यही आपको भारतीय दल के क्या है कि आपको ध्वजवाहक बने हैं। तो यहाँ से देखिए कौन खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, जरा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं नीरज चोपड़ा, ये आपको जेवलिन थ्रो से क्या है कि आपको जुड़े हुए हैं, मतलब कि भाला फेंक के ये क्या है कि आपको खिलाड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद है हरमनप्रीत कौर, ये आपको क्रिकेट से क्या है कि आपको जुड़े हुए, ये सभी आपको याद रखना है। सरदार सिंह, ये आपको हॉकी के क्या है कि आपको खिलाड़ी है, ठीक है ना, हालांकि अब ये संन्यास ले चुके हैं। रोहन बोपन्ना जो है वो आपको क्या करते हैं, तो देखिए रोहन बोपन्ना जो है वो आपको बैडमिंटन से क्या है कि आपको जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिएगा PR श्रीजेश, ये आपको हॉकी से जुड़े हुए हैं। PV सिंधु जो है वो आपको बैडमिंटन से क्या है कि आपको संबंध रखते हैं, ठीक है ना, बैडमिंटन। थोड़ा सा रोहन बोपन्ना के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक रोहन बोपन्ना जो है वो आपको बैडमिंटन से होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमें डाउट है, आप लोग थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 18वां एशियाई खेल है वो आपको कहाँ हुआ था, तो वो आपको जकार्ता में हुआ था 2018 में, उसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एशिया कप क्रिकेट 2023 क्या है, 2023, यहाँ पर हम बात करेंगे 2023 की। देखिए एशिया कप क्रिकेट 2023 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है किसे मिला है, तो वो जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है वो आपको मोहम्मद सिराज को। और मोहम्मद सिराज जो है वो आपको क्या है कि 6 विकेट जो है फाइनल मुकाबले में क्या किए थे कि आपको झटके थे। सुमन गिल जो कि आपको एशिया मतलब ये जो एशिया कप है, इस एशिया कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्या है कि आपको बल्लेबाज बने थे, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए और इसी में पूछ देंगे कि बताइए कि एशिया कप क्रिकेट 2023 में सबसे अधिक विकेट जो लिए थे कौन लिए थे, तो वो श्रीलंका के जो थे वो आपको पथिराना थे, ठीक है ना, जिन्होंने 11 विकेट जो थे वो आपको लिए थे। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में, ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट टीम ने इस देश को 10 विकेट से, देखिए रिकॉर्ड क्या है कि 10 विकेट से हराकर एशिया कप का जो है खिताब जो है आपको 8वीं बार जीता है, तो वह है आपको श्रीलंका, ठीक है ना। और श्रीलंका जो है मात्र 50 रन पे क्या है कि आपको ऑल आउट हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको क्या था कि सुमन गिल और ईशान किशन की ओपनिंग पारी ने बिना किसी विकेट गवाए हुए क्या है कि इस एशिया कप खिताब को जो है आपको रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। तो याद रखिएगा कि एशिया कप क्रिकेट की सबसे सफल टीम कहेंगे तो वो आपको भारत है, जो रिकॉर्ड क्या है कि आपको 8 बार इस खिताब को जीता है। उसके बाद जो है आपको श्रीलंका जो कि आपको रिकॉर्ड क्या है कि आपको यानी कि
6 बार इसको जीता हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है आपको कितना बार जीता हुआ है, तो वो आपको 2 बार जीता हुआ है। उसके बाद जो है आपको बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी जो है क्या है कि आपको 1 बार जो है मतलब इस खिताब को जो है वो आपको जीता हुआ है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो 814, 14-2-16 इस प्रकार से देखिए। तो एक जो संस्करण था ना वो आपको T20 फॉर्मेट में भी था, तो इसे आपको याद रखना है। तो चलिए 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 19 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो आपको भारत क्या है, भारत के अलावा आपको पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान, और आपको अफगानिस्तान तक ये क्या था कि आपको विस्तृत है, क्योंकि इसके जो कुछ स्थल है वो आपको अफगानिस्तान से भी मिले हैं, ठीक है ना। भारत से लगभग 1000 से अधिक स्थल जो है वो आपको भारत से मिले हैं। 500 से अधिक स्थल जो है वो आपको पाकिस्तान से मिले। अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं, 2 से अधिक भी मिले हैं, लेकिन 2 को का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। एक है आपको मुंडी का, क्या है, मुंडी का, कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक जो है सोरतुधई, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं सोरतुधई और मुंडीकाक, यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है ये आपको अफगानिस्तान से मिला है। तो देखिए तो वही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार कहाँ तक थी, तो यह साथियों पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि यहाँ तक जो था इसका क्या है कि आपको विस्तार था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता थी, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता उसको कहिए, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल अवधि है वो क्या है, देखिए 2500 बीसी से आपको 1750 बीसी तक यह सभ्यता जो है फलती फूलती रही। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभ्यता आपको क्या थी कि आपको नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। और इसका जो प्रशासन था वो आपको नगर पालिका जैसा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका बिल्कुल जो है वो आपको सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 20 में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। तो साथियों वो आपको पहला, हालांकि जान लीजिए कि चंद्रमा पर जो है आपको रूस भी पहुंचा हुआ है, इसके अलावा आपको अमेरिका भी पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको चीन भी पहुंचा हुआ है। लेकिन हम जो है चंद्रमा के क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो आपको पहुंचे। तो यहाँ से एक बात आती है कि चंद्रमा 3 को जो है वो आपको ये जो चंद्रयान 3 है इसको जो है आपको कब जो है लॉन्च किया गया था, अर्थात इसको कब जो है चंद्रमा मिशन के लिए जो है आपको छोड़ा गया था। तो यह साथियों 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। और चंद्रमा पर यह चंद्रयान 3 जो आपको सॉफ्ट लैंडिंग करता है वो कब करता है, तो यह आपको 23 अगस्त 2023 को। और इस प्रकार से भारत जो है क्या जानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि चंद्रयान 3 का जो खर्च था वो क्या था। तो देखिए चंद्रयान 3 का जो खर्च था वो साथियों कितना था, तो 615 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी चंद्रयान द्वितीय का भी खर्च पूछ दिया जाएगा, तो वह आपको 978 करोड़ जो है चंद्रयान द्वितीय का खर्च था। चंद्रयान जो फर्स्ट है इसका खर्च जो था 386 करोड़। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वो आपको एस सोमनाथ थे, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है चंद्रयान द्वितीय के लॉन्चिंग के समय जो इसके डायरेक्टर थे वो कौन थे, इसरो के, तो कहेंगे वो आपको के सिवन। उसके बाद पहले के समय जो थे वो आपको माधवन नायर। तो ये आपको रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि बताइए कि जब चंद्रयान 1 जो है आपको 22 अक्टूबर 2008 को जब लॉन्च हुए थे उस समय जो है आपको इसरो के डायरेक्टर कौन थे, तो कहेंगे माधवन नायर, ठीक है ना। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपको चंद्रयान द्वितीय, यह कब लॉन्च होता है, तो यह आपको 22 जुलाई, ठीक है ना, 2019 को जो है जब यह लॉन्च होता है उस समय जो है इसरो के डायरेक्टर कौन होते हैं, तो कहेंगे आपको के सिवन, क्या है, के सिवन। और तीसरे के समय सब आदमी जानते हैं कि कौन है, तो कहेंगे आपको एस सोमनाथ। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न में। 21 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था। तो साथियों मिशन जो चंद्रयान 3 है इसको जो लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्री हरिकोटा से। फिर इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हम लोग इसरो के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इसका गठन 1969 में हुआ था। और यह भारत की सबसे बड़ी क्या है कि आपको स्पेस एजेंसी है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको
बेंगलुरु में है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली, और इसको हम लोग DRDO के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। उसके बाद है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है यानी कि स्पेस कार्यक्रम, इसके जनक जो है विक्रम अम्बाला साराभाई को क्या है कि आपको कहा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में जो है आपको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है ना, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है। तो साथियों, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके जनक जो है भारत में वह जो थे कौन थे, वो कहेंगे आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा। एक प्लेन क्रैश में इनकी जो होती है वो आपको मृत्यु हो जाती है 1968 में, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो फिर यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं, तो K-Sivan को, ठीक है ना। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करीधल को जानते हैं। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसका आंसर सही जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो B नंबर जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 22 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है इसे भारत में क्या कहा जाता है कि आपको चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है चावल, तो याद रखिएगा कि चावल जो है भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, और चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपको कौन है, तो यह आपको पश्चिम बंगाल है। और चावल का कहेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो साथियों वो आपको चीन हो जाएगा, जो कि आपको चावल उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारा भारत जो है चावल के उत्पादन में जो है वो आपको दूसरा स्थान रखता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए इसमें कई सारे क्षेत्र जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का रहा है। तो देखिए, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती है, जिसका नाम है आपको सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो है आपको जाना जाता है। और जब इस दोनों की संयुक्त जलधारा मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो संयुक्त जलधारा है उसको हम लोग कहते हैं आपको मेघना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए 23 में कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीवी, ठीक है ना, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, तो चांद बीवी जो है वो आपको अहमदनगर की शासका थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था कि आपको मुगल अधीनता को जो है चांद बीवी जो थी वो आपको स्वीकार कर ली थी, और अकबर जो था वो क्या था, तो याद रखेंगे कि इसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसका जो शासन काल है वो क्या है, तो 1556 से जो है 1605 इसका क्या है कि आपको शासन काल है। और इसके काल में हिंदी साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसीलिए इसके काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको C हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपको एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट 1917 में क्या होता है कि आपको कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। फिर यहाँ पे और भी कई सारी महिला का नाम जो है आपको दिया गया है, जैसे देखिए विजया लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है कि आपको भारत की पहली महिला राजदूत सरोजिनी नायडू, इनके बारे में याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस, ठीक है ना, यानी कि भारत की वो महिला, ठीक है ना, जिसका जन्म भारत में हुआ है और वह आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। तो वह कौन है, सरोजिनी नायडू, इसलिए इन्हें कहेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखिएगा, क्या जानते हैं, अरुणा आशफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये क्या किए थे कि आपको गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अहम भूमिका जो थे वो आपको अदा किए थे। तो साथियों, यहाँ से फिर प्रश्न है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो यह आपको 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन होता है। कहाँ होता है इसका गठन, तो यह आपको बम्बई में। और कितने प्रतिनिधि मिलकर इसका गठन करते हैं, तो आपको 72 प्रतिनिधि मिलकर। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे साथियों, वे आपको A.O. ह्यूम थे। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो कहेंगे W.C. बनर्जी। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 25 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस नदी के
किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था वो आपको पारित किया गया था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है यह आपको 1929 में जो है आपको पास किया गया था। किस अधिवेशन में? तो याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और साथियों, ये जो लाहौर अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं लाहौर, ठीक है ना, यह अधिवेशन जो है रावी नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू जी है, यह कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपको कब कब बने थे स्वतंत्रता से पहले? तो देखिए, एक सबसे पहले 1929 में आपको याद रखना है, फिर आपको 1936 याद रखना है, 1937 याद रखना है। तो देखिए, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में बने थे। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में बने थे। और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का गांव में होने वाला जो पहला अधिवेशन था वो आपको फैजपुर अधिवेशन था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो देखिए, तो त्रिपुरी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपको पटाभी सितार मैया को क्या कहते हैं कि पराजित किए थे। और इससे गांधी जी काफी ज्यादा क्षुब्ध हुए थे और गांधी जी कहे कि यह पटाभी सितार मैया की हार नहीं है, यह हमारी हार है। और कांग्रेस से क्या होता है कि आपको बाद में जो होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी से इनका मतभेद हो जाता है, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वे आपको कौन बनते हैं? तो वे बनते हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और 1939 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक नई पार्टी बनाते हैं और वह पार्टी जो होता है साथियों वो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक होता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो कहेंगे आपको 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो आपको 2 बार, 1938 में जो कि आपको हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। तो साथियों, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कहेंगे यह अधिवेशन जो है आपको गुजरात में हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन जो है इसमें भी बने थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो होता है वह आपको 1939 में होता है, ठीक है ना। और कहाँ होता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, ठीक है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन का संबंध जो कहाँ से है, तो कहेंगे गुजरात से। उसके बाद है त्रिपुरी अधिवेशन, इसका जो संबंध है वो आपको मध्य प्रदेश राज्य से है। इसको आपको याद रखना है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे ये भी याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो आपको 1924 में एक ही बार बने थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में और 1937 में, ठीक है ना। उसके बाद एम एन राय के बारे में याद रखेंगे, मानवेंद्र नाथ राय के बारे में कि ये क्या थे, तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 27 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको आयरलैंड हो जाएगा। मतलब कि आयरलैंड के संविधान से ही हमारे भारतीय संविधान में जो है आपको डीपीएसपी जो है वो आपको क्या है, प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि डीपीएसपी की चर्चा कहाँ है? तो देखिए, तो इसकी चर्चा जो है वो आपको भाग 4 में है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी की क्या है कि आपको चर्चा की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची का जो प्लान है भारतीय संविधान में वो आपको कहां से लिया गया है? तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद साथियों एक चीज और याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको कहां से लिया गया है? तो साथियों, प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है ना, वह आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंध, यह भी आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे और कुछ चीजों को और भी जानते हैं। जैसे देखिए, अब है आपको अमेरिका। तो अमेरिका से जो है वो आपको क्या लिया गया है? वो आपको फंडामेंटल राइट्स जो है यानी मौलिक अधिकार। इसके अलावा जो जनहित याचिका है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से ही क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपको अमेरिका से क्या है कि प्रेरित है। तो देखिए, सॉरी यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया बोला गया है, ठीक है ना। देखिए, अमेरिका से
आपको मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी आपको अमेरिका से ही क्या है कि आपको प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि कनाडा से क्या प्रेरित है। तो हमारे भारत में जो संघात्मक मॉडल है ना साथियों, वह आपको किससे प्रेरित है, तो आपको कनाडा से प्रेरित है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में जो संघात्मक मॉडल है वह किस देश से प्रेरित है, क्या कहिएगा, तो आपको मतलब कनाडा से जो है वो आपको प्रेरित है, ठीक है ना। इसके अलावा केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां है, ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह जो है प्रेरित वह भी आपको कनाडा से प्रेरित है। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित एवं प्रकाशित जो है वो आपको कौन करता है, तो साथियों यह करता है एनएसएसओ, ठीक है ना। कौन करता है, एनएसएसओ। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि एनएसएसओ का मतलब जो होगा वो आपको क्या होगा, तो ये पूर्ण रूप आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा नेशनल, क्या हो जाएगा, नेशनल, ठीक है ना, सैंपल, क्या है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब जो है साथियों आपको ऑर्गेनाइजेशन की जगह जो है आपको ऑफिस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑफिस पढ़ना है। तो देखिए तो ये जो है एनएसएसओ, इसकी जो स्थापना होती है 1950 में, और यह भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन क्या करता है कि आपको कार्य करता है, और यही भारत में क्या करता है, बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्र करता है और उसका क्या करता है कि आपको प्रकाशन करता है, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद है यूएनओ, इसका मतलब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका गठन जो होता है 1945 में। वित्त आयोग, तो देखिए पहले वित्त आयोग का गठन जो होता है 1951 में, ठीक है ना। नीति आयोग, तो इसका गठन जो होता है 2015 में। किसके स्थान पर हुआ था नीति आयोग का गठन, तो कहेंगे आपको योजना आयोग के जगह पर। और नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और कितना एग्जाम में इसका पूर्ण रूप जो है पूछा गया था। इसका पूर्ण रूप जो जाएगा साथियों नेशनल, क्या जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही इसका क्या हो जाएगा कि आपको पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो नीति आयोग है यह किसका स्थान लिया है, तो याद रखिएगा कि यह आपको योजना आयोग का क्या है, स्थान लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो आपको कौन था। तो देखिए तो द्वैध शासन से भारत को जो परिचित कराया था वो आपको कौन कराया था जानते हैं, तो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस समय भारत के क्या थे कि आपको वायसराय थे, ठीक है ना। तो इसी ने भारत में द्वैध शासन को क्या किया था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा लेकर आया था, और प्रांतों में क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उस समय जो भारत के सचिव थे वो आपको लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार क्या था कि आपको महिलाओं को मत देने का क्या किया गया था कि आपको अधिकार जो है वो आपको दिया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा मताधिकार को जो है वो आपको बढ़ाया गया। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो हम सभी को पता है कि इस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत में जो है वो आपको 565 देशी रियासतें थी, ठीक है ना। तो इन रियासतों का जो विलय का श्रेय जाता है वो आपको सरदार पटेल और किन को जाता है, तो आपको बीपी मेनन को जाता है। इसीलिए सरदार पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष या भारत का क्या कहा जाता है, तो आपको बिस्मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, तो आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे, तो आपको इंडिया। इसका मतलब हो जाएगा आपको भारत का लौह पुरुष जो है इन्हें क्या होता है कि आपको कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये भारत के क्या थे, तो आपको प्रथम जो थे वो आपको गृह मंत्री थे, ठीक है ना। इसके अलावा भारत के पहले जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री, ये दोनों जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और पटेल जी का जो जन्म होता है 1875 में, और इनकी जो मृत्यु होती है 1950 में। और आज दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको सरदार पटेल को ही समर्पित है। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं
31 में। और आप लोग अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दें कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है इस पर भी आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए 31 में क्या कह रहा है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने क्या है कि भारत में शामिल होना विलंबित किया था। तो देखिए, तो सभी रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी एक आपको जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत ने क्या किया था कि आपको मिलने में देरी किया था। तो देखिए, तो हैदराबाद को जो है आपको ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही के बल पर मिला लिया जाता है। जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के आधार पर क्या होता है कि भारतीय संघ में मिलता है। और जम्मू कश्मीर के जो राजा होते हैं श्री हरि सिंह, वो क्या करते हैं कि आपको 26 अक्टूबर 1947 को अपने जो रियासत होती है जम्मू और कश्मीर रियासत, उसका विलय जो होते हैं वो आपको भारतीय संघ में कर देते हैं। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। चलिए 32 में क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो आपको डांडी मार्च से पहले घटित हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि डांडी मार्च जो है वो आपको कब हुई थी, तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से आपको 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो आपको डांडी मार्च चली थी। कितना दिन, तो यह आपको 24 दिन जो है वो आपको चली थी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में होती है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच होता है, ठीक है ना। उसके बाद है क्रिप्स मिशन जो आता है भारत, यह आपको 1942 में आता है। हालांकि क्रिप्स मिशन जो होता है वो आपको असफल रहता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चलता है, तो यह साथियों 1930 से 1931 तक पहले टर्म में चलता है। फिर आपको 1932 से 34 में यह आपको दूसरे टर्म में चलता है। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया क्या था कि आपको दूसरा जन आंदोलन था। तो पहला जन आंदोलन कौन था, तो वह आपको असहयोग आंदोलन था। क्या था, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला था। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि 1920 से 22 में कौन आंदोलन, तो आपको असहयोग आंदोलन। और यह चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है कि आपको वापस ले लिया जाता है, किनके द्वारा, तो आपको गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की जाती है, तो आपको गुजरात के जो साबरमती आश्रम है, ठीक है ना, वहीं से यह शुरू होती है। चलिए, तो इसका सही आंसर बी हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष जो होता है वो आपको 5 जून को क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 5 जून को कब से मनाया जाता है, 1973 ईस्वी से मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, उसी में निर्णय लिया गया था कि आपको पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस जो होते हैं आपको मनाए जाते हैं। 11 मई को याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत जो होता है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वर्ष 1998 में करता है। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाया जाता है 11 मई को। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम पूछे कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको 22 मई को जो है वो आपको मनाए जाते हैं। तो साथियों, ये सभी दिवस वाले जो चीज है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। 11 जुलाई को वो आपको जनसंख्या दिवस। तो देखिए, तो यहाँ पे जो दिवस वाला क्वेश्चन दे रहा है तो यह आपको इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आपको एग्जाम में जो है ना दिवस वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अतः आप इसे बढ़िया से क्या कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि दिवस से जो भी प्रश्न आए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 34 में क्या करा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान जो है आरक्षित है। तो साथियों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 47 सीटें जो है आपको आरक्षित है। और इसी में पूछ देंगे कि बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीट जो है आपको आरक्षित है। तो देखिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कहेंगे तो वह आपको 47 है, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति। और सीधे अनुसूचित जाति कहेंगे तो आपको 84। और ओबीसी को कोई आरक्षण है तो आपको लोकसभा में कोई आरक्षण जो है वो आपको नहीं है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 35 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति
को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों, लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की क्या है कि आपको जुड़वा बहन जो है आपको कहा जाता है। तो यहाँ पे दो समिति आई, एक जो है क्या है तो आपको प्राक्कलन समिति, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। तो साथियों, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा सबसे खास कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो केवल आपको लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जबकि आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या है कि आपको लोक लेखा समिति, इसे आपको याद रखना है। ये जो देख रहे हैं लोक, देखिए लोक लेखा समिति। तो साथियों, लोक लेखा समिति में जो है वो आपको जो सदस्य होते हैं वो आपको कितने होते हैं? तो वह आपको 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से आपको 15 जो है वो आपको लोकसभा से, किससे होते हैं? लोकसभा से, और प्लस 7 जो होता है वो आपको किससे होता है? तो आपको राज्यसभा से। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि लोक लेखा समिति में जो है वो आपको कितने सदस्य होते थे? क्या कहिएगा? 22, और 22 में 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। तो देखिए, तो संसद की जो भी समितियां है उस सभी समिति में सदस्यों की संख्या को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 36 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि आपको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपको कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो यह विधेयक आपको 1992 में प्रस्तुत किया गया था और 1992 में पारित होती है, लेकिन यह जो लागू होती है वो आपको 24 अप्रैल 1900 कितना को? तो 92 को। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन वो कब लागू होता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? 24 अप्रैल 1993 को, सॉरी, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को जो होता है क्या किया जाता है? तो भारत में जो होता है आपको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती जो राज्य दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? तो वह आपको 1900 मतलब 1900 करें कि 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो आपको 73वां संविधान संशोधन है यह आपको इसी डेट को, इसी वर्ष में क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इसका जो संबंध है, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन का, वो आपको किससे है? तो कहेंगे पंचायती राज से, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो था वो आपको संवैधानिक मान्यता जो था आपको दिया गया था। और राजीव गांधी के समय में दल बदल जो अधिनियम है वो आपको बना था 1985 में, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। बीपीसी जो है वो आपको मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या करते हैं कि आपको लागू करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंडल आयोग के सिफारिशों को कौन लागू किए थे, तो आपको बीपीसी। और मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू होती है? इसे भी याद रखिएगा, 13 अगस्त 1990 को। और इसके तहत जो होता है आपको पिछड़े वर्ग को जो होते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग को, वो आपको क्या होता है कि जो लोक सेवा होते हैं, ठीक है ना, या जो भी आपको मतलब कि सरकारी चीजें होती है उसमें आपको 27% जो है आपको आरक्षण दिए जाते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो गया वो आपको क्या हो गया? तो बी नंबर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, भारत में जो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन? भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आपको अनुच्छेद 280 के तहत, यानी कि आर्टिकल 280 के तहत। तो वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए, तो वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं वो आपको 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। जिसमें से आपको एक जो होंगे वो आपको अध्यक्ष, क्या होते हैं? अध्यक्ष। और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य। तो इस सब की नियुक्ति जो की जाती है किसके द्वारा? तो कहेंगे आपको राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्षों का क्या है कि आपको होता है। और पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको केसी नियोगी थे। तो अभी के जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष जो है कौन है? 15वें वित्त आयोग के, तो वह आपको एनकेसी है। और पहले के कौन थे? तो आपको केसी नियोगी थे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका गठन क्यों किया गया था? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि धन के बंटवारा को लेकर जो है वित्त आयोग का क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 38 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो आपको दिया जाता है? तो देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वह आपको पुलित्जर पुरस्कार, और यह जो है 1917 से
दिया जाता है। फिर यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में जो है वो आपको 1929 से दिए जाते हैं। बुकर पुरस्कार ये आपको 1969 से दिए जाते हैं। तो फिर इसी में पूछ देगा, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो कब से दिया जाता है। तो देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है साथियों, ये आपको 2005 से जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो बुकर पुरस्कार अलग है और आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो आपको अलग है। पहले इस पुरस्कार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये दोनों जो है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा क्या होते हैं कि आपको दिए जाते हैं। तो ये जो 38 है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार जो है वो आपको कौन है, चित्रकारी कौन किए थे। तो यह किए थे आपको राज रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही है। तो देखिए, तो यहाँ से पेंटिंग से भी प्रश्न को क्या किया गया कि आपको उठाया गया है। इसका मतलब है कि आपके आने वाले एग्जाम में पेंटिंग से भी क्या है कि आपको प्रश्न रख सकते हैं। तो आप विभिन्न पेंटिंग है उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 40 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब किसका। तो यह है आपको तांबा और जस्ता का। इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो क्या कहेंगे, तांबा और जस्ता का। और तांबा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको मध्य प्रदेश है। और एक चीज याद रखिएगा कि जस्ता और सीसा, इसे हम लोग जुड़वा खनिज के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।